विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, आज की विविधा में ऐसी बुलंद शख्सियतों की बातें, ऐसे कलाकारों की बातें कि जिनका नाम सुनकर ही एक फीलिंग आती है, एक जज्बा पैदा होता है जिसे कहते हैं सब्लाइम। जी मनीषा जी, ये सब्लिमिटी यानी ये वैराट्य जो इनके नाम के साथ जुड़ा है वो उनके काम की वजह से है। बिल्कुल, कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनकी उपस्थिति अपने आप में विराटता का अनुभव करवाती है, और वो उपस्थिति चाहे आपकी आंखों के सामने हो या सिल्वर स्क्रीन पर ही क्यों ना हो। रजत पट के कुछ ऐसे नायक रहे हैं, कुछ ऐसे महान अभिनेता कलाकार जिनकी शख्सियत ने हम सबको चकाचौंध किया, और उन्हीं में से कुछ नाम लेना चाहती हूँ जयंत जी। जी। राजा हरीशचंद्र, मुगले आजम और सिकंदर आजम के राजा पोरस। क्या व्यक्तित्व, क्या प्रभावशाली आवाज और क्या डायलॉग डिलीवरी। ये ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम ही काफी है। आपने फिल्मों के नाम गिनाए और हमारे श्रोताओं ने समझ लिया कि आज बात होने वाली है पृथ्वीराज कपूर साहब की। भारतीय सिनेमा के शीर्षस्थ परिवारों में एक है कपूर खानदान, और कपूर खानदान का मस्तक यानी पृथ्वीराज कपूर। जी, पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को समुद्री गांव में हुआ था, जिला ल्यालपुर, पंजाब में। जी। आपके पिता बसवेश्वर नाथ कपूर पुलिस में काम किया करते थे और उनके दादाजी तहसीलदार थे। खानदान में ही वो ग्रैंडियर था, वो व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता था, और अनुशासित जीवन जो है वो भी दिखता था। तभी तो एक कलाकार इतना नाम कर पाता है। बिल्कुल, और वो डील डॉल वाले कलाकार पृथ्वीराज कपूर जब अपना उन्होंने कार्य क्षेत्र चुना जो कि था रंगमंच और सिनेमा, वहां भी एक लीडर के रूप में उभरे। बिल्कुल, एक आद्य कलाकर्मी जिन्होंने पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की, जो उसके पितृ पुरुष रहे। पृथ्वीराज कपूर जी के बारे में हम क्या कहें, हमारे तो शब्द ही कम पड़ने लगते हैं। मनीषा जी, ल्यालपुर से ही उनका एक रंगकर्मी के रूप में काम शुरू हो चुका था। पृथ्वी थिएटर्स के वो संस्थापक हैं, इप्टा के भी फाउंडिंग मेंबर्स में रहे जी। पृथ्वीराज कपूर साहब का मुंबई में आगमन हुआ 1928 में, और इन्होंने अपने करियर की यानी फिल्मी करियर की जो शुरुआत की थी वो हुई थी इंपीरियल फिल्म्स से जब आप जुड़े, और कई मूक फिल्मों में आपने काम किया, लगभग 9 मूक फिल्मों में काम किया। और उनके बारे में कुछ और आप फिल्मों के बारे में बताना चाहेंगे? मूक फिल्मों की बात हो रही है तो पहली वो मूक फिल्म थी दो धारी तलवार, जिसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा की भूमिका की थी। जी। बाद में फिल्म आई सिनेमा गर्ल, इस फिल्म में उनकी प्रमुख भूमिका थी। 9 मूक फिल्मों में काम करने के बाद 1931 में पहली जो बोलती फिल्म थी आला मारा, जी, उसमें भी एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में दिखाई दिए थे पृथ्वीराज कपूर साहब। और एक प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई थी फिल्म विद्यापति में। और उसके बाद उनका वो दौर शुरू हुआ जहां हम कहेंगे कि उन्होंने लीड किया भारत के अभिनेताओं को। भारतीय सिनेमा के लीडर की तरह उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और श्रोताओं, आपको एक फिल्म जरूर याद होगी, 1941 में आई थी, फिल्मकार सोहराब मोदी ने बनाई थी फिल्म सिकंदर। इस फिल्म में सिकंदर का अभिनय, अलेक्जेंडर का अभिनय किया था पृथ्वीराज कपूर साहब ने। और कैसा संयोग है मनीषा जी कि एक और फिल्म 1965 में आई थी जिसका नाम था सिकंदर आजम, और इस फिल्म में उन्होंने पोरस की भूमिका की थी। और इस फिल्म के संवाद, इस फिल्म के अभिनय को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है हरीशचंद्र तारामती फिल्म को, और कौन भूल सकता है मुगले आजम के जलालुद्दीन अकबर को? जी मनीषा जी, मुगले आजम के डायलॉग्स, उस संवाद याद आते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक डायलॉग तो पृथ्वीराज कपूर साहब की आवाज में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा ही देते हैं। आइए सुनते हैं। शहंशाह आलम परा तशरीफ ला रहे हैं।
लैला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए। ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया। शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू, यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेखू, मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नक्कारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। इस डायलॉग को सुनने के बाद, पृथ्वीराज कपूर साहब की बुलंद आवाज को सुनने के बाद जी, ऐसा नहीं लगता जयंत जी कि एक सूर्य की तरह चमकते हैं सिनेमा आकाश में पृथ्वीराज कपूर जी। और ऐसे ही एक राजा की भूमिका उन्होंने निभाई थी, राजा हरिश्चंद्र की। फिल्म का नाम था हरिश्चंद्र तारामती जी, और बड़ा ही सटीक गीत है जो उन पर फिल्माया गया था। फिल्म हरिश्चंद्र तारामती के इस गीत को सुनते हैं और याद करते हैं पृथ्वीराज कपूर को। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। भारतीय सिनेमा के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर जी को हमने आज की इस विविधा में स्मरण किया। उन्हें हमारा नमन। 3 नवंबर पृथ्वीराज कपूर साहब का जन्मदिन। आज इस विविधा में हमने उन्हें स्मरण किया श्रोताओं। और अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के दूसरी पड़ाव पर एक और ऐसे कलाकार को हम याद करते हैं जो पहचाने जाते हैं अपने जबरदस्त किरदारों की वजह से। एक अलग सी पर्सनालिटी, बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग अभिनय किया। हमने थोड़ी देर पहले एक फिल्म की बात की थी जी, सिकंदर आजम। जी, सिकंदर आजम में राजा पोरस की भूमिका में थे पृथ्वीराज कपूर और उनके 2 पुत्र उन भूमिकाओं में थे प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा। आपको वो गीत याद होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत में घोड़ों पर सवार राजा पोरस के जो 2 पुत्र थे, प्रेम चोपड़ा और प्रेमनाथ जी ने उन किरदारों को निभाया था, दोनों बेटों का। और उन्हीं प्रेमनाथ साहब की हम आज बात आपसे करने जा रहे हैं, जिनका स्मृति दिवस है 3 नवंबर। पेशावर के करीमपुर में प्रेमनाथ का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1926 को। विभाजन के समय ये परिवार जबलपुर में आ बसा था। उसके बाद वे मुंबई आ गए। प्रेमनाथ का विवाह हुआ था जानी मानी अभिनेत्री बीना रॉय से, जो अनारकली के रूप में हम सबकी यादों में जिंदा है। और इसके अलावा ताजमहल में मुमताज बेगम का रोल भी आप सबको याद होगा। एक बहुत
ही खूबसूरत अभिनेत्री। जी हाँ, आप प्रेमनाथ की धर्मपत्नी थी। और श्रोताओं, प्रेमनाथ जी का एक संबंध पृथ्वीराज कपूर साहब के खानदान से भी है। उनके बड़े बेटे यानी पृथ्वीराज कपूर साहब के जो बड़े बेटे राज कपूर, उनकी धर्मपत्नी कृष्णा राज कपूर जी, वे प्रेमनाथ की बहन थी। और प्रेमनाथ की दूसरी बहन उमा, उनका विवाह प्रेम चोपड़ा से हुआ था। और एक बात और हम याद दिलाना चाहेंगे जयंत जी, कि जो अभिनेता राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ रहे हैं, जो अधिकतर कॉमिक रोल किया करते थे या सपोर्टिव रोल में हुआ करते थे, हाँ, ये भी प्रेमनाथ जी के दो भाई ही थे। तो यानी पूरा परिवार ही जो था वो अभिनय से जुड़ा हुआ था। एक तरह से सभी परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता है। और ये जो रिश्ते हैं, यही तो दुनिया में याद रखने की चीज होते हैं। और इन संबंधों में बहुत गहराई और बहुत प्रेम तभी पनपता है जब आपकी दिशा एक हो, मंजिल एक हो और आप एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहे हो। अभिनय कुछ ऐसा ही क्षेत्र है जहां हम हमेशा एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जी मनीषा जी, प्रेमनाथ साहब की अभिनय यात्रा जो शुरू हुई वो 1948 की फिल्म थी अजीत। और उसके बाद आग और बरसात में उनकी जो भूमिकाएं थी उसके लिए वो याद किए जाते हैं। इन फिल्मों में कुछ गीत उन पर फिल्माए गए थे, वो भी बड़े मशहूर हुए थे। आपने जब गीतों की बात की, प्रेमनाथ जी पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी गीतों की बात की, तो मेरे सामने एक गीत जो स्क्रीन पर था वो कौंध रहा है। और वो गीत है जो पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे प्रेमनाथ साहब की शख्सियत को शब्द दे रहा है। और वो गीत है फिल्म 40 डेज का। आप समझ गए मैं किस गीत की बात कर रही हूँ। मुकेश साहब का गाया हुआ बड़ा ही खूबसूरत गाना है, मैं दीवाना मस्ताना। सुनते हैं इस गीत को पहले। मैं दीवाना मस्ताना, ओ मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। दुनिया मेरी ठोकर में, तूफा कैद मेरे सागर में, तूफा कैद मेरे सागर में। सारा जमाना मेरा निशाना, सारा जमाना मेरा निशाना। खेल नहीं मुझसे टकराना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। वाकई ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला के भेद को ही हम नहीं समझ पाते। न जाने कितनी गुत्थियों को उन्होंने सुलझाया है अलग अलग रोल्स की। खैर, प्रेमनाथ जी को सुनना भी एक बहुत दिलचस्प चीज है। मैं वो रिकॉर्डिंग लेकर आई हूँ आज जैन जी। जी चलिए, तो इस दीवाने मस्ताने कलाकार की जो रिकॉर्डिंग है ये एक इंटरव्यू है, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। प्रेमनाथ जी से बात की है शबी अब्बास ने। हमारे विविध भारती के संग्रहालय की ये खास रिकॉर्डिंग है श्रोताओं, आज आपके लिए हम अपने इस विविधा कार्यक्रम में प्रसारित कर रहे हैं। सुनते हैं। प्रेमनाथ जी, हुमायूं अब्बास साहब, हमने सुना है कि आपके पिताजी पुलिस में बहुत बड़े अफसर थे। जी आईजी पुलिस थे। अच्छा, इस तरह से अगर कहा जाए तो आपको भी किसी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होना चाहिए था और आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। और हमने ये भी देखा है, कुछ लोगों को सुना है बल्कि ये कहते हुए आपको मेजर या जनरल। तो ये आखिर क्या बात है? बात यह है कि उसके पीछे बड़ी भारी हिस्ट्री है कि आपने ठीक कहा कि पिताजी का प्रोग्राम था मुझे इंग्लैंड भेजने का, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस पास करके आऊँ जी, और डिप्टी कमिश्नर बनूं जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो केएल सहगल साहब का भक्त हूँ, गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा। और पृथ्वीराज जी मेरे जो कजिन ब्रदर थे, अपने फूफा के लड़के, तो उनकी तरह मैं एक्टर बनना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर क्या? तो उन्होंने कहा तो आप जरा फौज में जाइए, 1945 का जमाना था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे फौज में भेज दिया, इंडियन स्टेट फोर्सेज मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल इंदौर जी।
तो शमी कपूर के फादर इन लॉ है ना कर्नल अजीत सिंह, ये मेरे कर्नल थे, और वहाँ एक मेजर डिंगर थॉप थे जी। और फिर ऊपर से मेरे पिताजी राय साहब करतारनाथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रीवा स्टेट, उन्होंने जनाब रातों रात मुझको एक पुलिस की वैन में भर्ती करके रवाना कर दिया, तशरीफ ले जाइए इनको पहुंचा दीजिए वहाँ इंदौर। अच्छा। रीवा से इंदौर हमें ले जाया गया और वहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया इसको कर्नल अजीत सिंह को और अपने मेजर डिंगर साहब से होके गिव माय बॉय द नाइस वर्क्स, ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर, गिव हिम द वर्क्स। अच्छा, ये पाबंदी लगा। ओहो, अब जो साहब मेरी परेड है तो वॉर डेज की ट्रेनिंग जी, और स्पेशल मेरी परेड हो रही है जी। तो एक दफा मेरा कोई स्प्रेन हो गया पाँव में, तो अब मैं कहूँ कि मैं भाई फुटबॉल में स्प्रेन हो गया, मैं कल रूट मार्च पे नहीं जा सकूंगा, लेकिन साहब जाना पड़ा। वॉर डेज ट्रेनिंग थी, 65 माइल्स का रूट मार्च विदाउट फूड विदाउट वाटर, उसमें रिटेंशन टेस्ट कि आर्मी जवान जब लड़ेंगे तो वहाँ खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, तो आप लड़ाई कैसे करेंगे, तो उसकी बहुत स्पेशल ट्रेनिंग थी। चलो वो भी ट्रेनिंग हुई, वो भी पूरी की। फिर एक वाकया याद आया मुझे कि रात के कोई 2:30-3 बजे 4 बजे वो एक बिगुल बजाते थे, उसका नाम था इमरजेंसी बिगुल। अच्छा। तो उसमें कैडेट्स का काम था कि जिस हालत में हो फौरन आ जाए, आप फौरन पेश हो जाइए। अच्छा। फौरन उसी वक्त एज यू आर जी, अटेंशन ऑन द बैटल ग्राउंड। अच्छा। तो वो कहीं 2:30 बजे ना बिगुल बजी, तो उस रात को मैं अंडरवेयर पहन के सो रहा था, नाइट सूट नहीं पहना हुआ था। तो जैसे बिगुल बजी तो मैंने बंदूक उठाई और अंडरवेयर में जनाब जाके बैटलफील्ड पे खड़ा हो गया, अटेंशन। अब सामने कर्नल अजीत सिंह खड़े हुए हैं, मेजर डिंगर साहब खड़े हुए हैं, और मैं बिगुल बजी नहीं और मैं खड़ा हूँ अकेले। अब धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक जनाब लोग कैडेट्स अपने फॉलन हो रहे हैं, और आके 10 मिनट में सबके सब फॉलन हो गए। तो अब मेजर डिंगर साहब ने कहा, मेरा नंबर 69 था जमाना। अच्छा। तो कहते हैं ऑफिसर कह रहे हैं नंबर 69, 10 पेसेस फॉरवर्ड। अच्छा। तो हम 10 पेसेस फॉरवर्ड आके अटेंशन हो गए। मैंने कहा राइट अबाउट टर्न, हम राइट अबाउट टर्न हो गए, मतलब फेसिंग ऑल द कैडेट्स। अब वो मेजर डिंगर साहब कहता है उन सबको कि बॉयज, here is the future commander in chief of India तुम्हारे सामने, और come as you are, this is an example to you, now dismiss all of you, go। तो वो कैडेट्स जो हैं मेरे साथ मिलिट्री में रह चुके हैं ना, तो वो मेरी रेपुटेशन उस जमाने की फैली हुई ना। अच्छा। तो उसमें से कई अभी जनरल लोग हैं मेरे दोस्त हैं, कई अभी रिटायर हुए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, कुछ रिटायर हो गए। इस तरह से वो आपको जनरल पुरानी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप फिल्मों में कैसे आए? फिर क्या हुआ कि एक दिन साहब मैं वहाँ से जब ये बहुत रूट मार्च मेरी परेड हुई, तो मैंने कहा बाबा आप तो हम यहाँ से चलेंगे, तो मैंने मेजर डिंगर साहब को समझा दिया कि भाई डोंट पुट राउंड स्क्वायर्स इन राउंड होल्स, स्क्वायर होल्स होता ना वो वाला साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट। तो मैंने को समझा दिया, देखो अगर आप मुझे जंग में भेजेंगे, अभी तो मैं पास हो गया हूँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट, अब आप यहाँ से भेजेंगे मुझे, सीधा जंग चल रहा है, और मैं वहां निकाल के हारमोनियम सहगल साहब के गाने शुरू कर दूंगा, तो क्या होगा? तो सोचिए आपकी फौज का क्या होगा। तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारा मैं इंतजाम करता हूँ, फौरन पृथ्वीराज कपूर को भेज देगा। तो उन्होंने डिस्पैच करके मुझे वहाँ पापा जी के पास भेज दिया, यहाँ पे अपने थिएटर में, पृथ्वी थिएटर में। उस जमाने में प्ले चल रहे थे ना, शकुंतला, दीवार, पठान, पर उस वक्त चल रहे थे शकुंतला, दीवार 1945 में। तो उस वक्त आप पूछेंगे कि ट्रेनिंग वगैरह मैंने कहाँ से, वो चीज तो मैं जरूर पूछूंगा, इसलिए कि आजकल तो लोग इंस्टीट्यूट से सीख करके आते हैं, आपकी ट्रेनिंग तो जाहिर है फिर ये बात, क्योंकि उस जमाने में फिल्म इंस्टीट्यूट पूरा तो था नहीं, तो अब मिलिट्री से और स्टेज पे तो मैं बीए में पढ़ता था मॉडर्न कॉलेज में, तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला, छोटे मोटे प्लेस की, लेकिन खास कोई ऐसे प्रोफेशनल एक्टर का स्टैंडर्ड नहीं था, ना ट्रेनिंग मिली मुझे। तो फिर पृथ्वीराज जी ने मुझे इसमें ट्रेनिंग दी, शकुंतला में, फिर दीवार में और पठान में 1945 से 46 तक। और फिर ये जो रेडियो स्टेशन आपके पास बैठा हूँ ना, मुझे 33 साल की मेमोरीज मुझे याद रही। ये भी मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड रहा, यहाँ भी आप 3-4 प्रोग्राम में हर महीने किया करता था। अच्छा। तो उसमें मेरा ट्रेनिंग होती थी बगाता। अच्छा। पढ़ पढ़ के डायलॉग याद कर, बोलना, रिसाइट करना। रिफिस सरोज के साथ मैंने कई प्लेस में काम किया, एक बलिदान नाम याद आ रहा है अभी 2025 में। अच्छा। तो ये सब ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरा, रेडियो एंड स्टेज। प्रेमनाथ जी, हमारा जी चाहता है कि पुराने थिएटर जो आपने पृथ्वीराज जी के साथ में किए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप पठान का कोई डायलॉग हमें बोल के सुनाइए। फिर आजकल तो दस्तबदस्ती का जमाना है, तूने अपने से कमजोर को मारा, तुझसे ज्यादा जबरदस्त तुझे 2-4 टोक दी, सब बराबर को हो गया। गुज़श्त पाइंदा खाना आंदा ख्याल रहे,
वाह ये था वो। वाह वाह ये तो आप तो फ्लैशबैक मूवी को लेकर बहुत उम्दा। 33 साल की सब मेमोरीज याद आ रही है। अच्छा प्रेमनाथ जी, हमने एक फिल्म में आपको बबर शेर से लड़ते हुए देखा था, औरत फिल्म का नाम था, सैमसन एंड डिलीला फिल्म। हाँ, जो सुशील बेटी साहब ने बनाई थी, विक्टर मैच्योर ने रोल किया था जिसमें बीना रानी किया था, डिलीला मेरी बीवी ने, और मैं था सैमसन। तो वो आप खुद लड़े थे बबर शेर से? वो बड़ा अजीब वाकया था साहब। मैं तो बीवी में कह के तुम लड़ना नहीं, तो मैंने क्या प्रोड्यूसर को बोला तुम सेट जो है ना तुम कोल्हापुर में लगाओ, किसी को पता ही नहीं लगेगा, वहां हम लड़ेंगे बबर शेर से। तो जेमिनी सर्कस का शेर मंगा गया और हम हमसे लड़ना शुरू हो गए। लेकिन खबर तो फैल जाती है ना फट, खबर फैली मुंबई में। जनाब सुबह हमारी दीदी जान मौजूद है 8 बजे 9 बजे सेट पे कोल्हापुर। तो हमने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इनको भी कपड़ा बनाओ, ढिलाला को अंदर आने दो, चिल्लाने दो उनको, इनकी वॉइस बाद में डब कर लेंगे। आदिल चिल्लाना तो चिल्ला रही थी, प्रेम बस करो मत लो। तो उसको बोलना था आदिल, तो मैंने इसे डबिंग कर लेना बाद में, आदिल मत लो। तो हम लड़ लिए 2-3 दिनों शेर से पूरी फाइट की, कोई डुप्लीकेट अलाउ नहीं किया। बट सबसे ज्यादा जो कॉमेडी हुई वो क्या हुई कि 1952 में एक फिल्म डेलीगेशन इनवाइट किया गया था इंडिया से, हॉलीवुड। प्रेसिडेंट ट्रूमन थे उस जमाने में प्रेसिडेंट। तो उसमें मैं, राज कपूर, नरगिस और न्यू थेरेस के अपने बीएन सरकार साहब और अपने द्वारका दिवेचा, ऐसे 10-12 थे आगे, सूर्य कुमारी भी थी और अरुंधति मुखर्जी भी थी। तो अब वहां पहुंचे तो सिसिल बी डिमल साहब ने मेरे रिसेप्शन दिया पैरामाउंट में। अब बैठे हुए तो हम बड़ी फूक ले रहे हैं वहाँ पे। तो हमने कहा जी हम भी अभी बबर शेर से लड़के आ रहे हैं वहाँ, और औरत पिक्चर हमने ही बनाई है, और उसमें हम सब शॉट हमने खुद लड़े हैं, हमने कोई डुप्लीकेट इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अब जनाब सब सन्नाटा, सब प्रेस वाले देख रहे हैं, डेलीगेट्स देख रहे हैं, और सिसिल बी डिमल मेरी आंखों को देख रहा है और खामोश, और आधे मिनट के बोलता है मुझे, यू आर अ फूल। मेरी तो हवाई निकल बिल्कुल। और फिर कहता है यू आर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अ ब्लडी फूल। ये मामला क्या? तो वो कह रहे हैं कि हमने विक्टर मैच्योर को वो बबर शेर के पास 10 गज तक पास नहीं आने दिया था। तो आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कैसे अलाउ किया बबर शेर से आपको लड़ने का? अगर आपको जोखिम या कुछ आपको हो जाता तो फिल्म में लाखों रुपए लगते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या होता? और तुमने विक्टर मैच्योर को डाल तो करोड़ों का मामला क्या होता? तो आप ऐसी बेवकूफी कैसे करते हैं? तो उसके बाद मैंने कान को हाथ लगाया, तो फिर एक शेर अफगान पिक्चर में काम किया, तो प्रोड्यूसर को पहले कहा भाई अब शेर अफगान तो मैं तो डुप्लीकेट से लड़ूंगा, किसी और को लड़ना लड़ ले। फिर उसके बाद अच्छा प्रेम जी, ऐसा हुआ कि कुछ फिल्मों में, काफी फिल्मों में बल्कि, आपको बड़ा खूबरू और खूबसूरत दुबला पतला सा जवानी थी, मैं 33 साल हो गए फिल्मों में काम करते हैं, वो देखते हुए, मोटा नहीं हुआ, वो देखते हुए फिर अचानक आप फिल्मों से आपने किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। हो गया ना, मूड अब थक जाता है। और फिर सुना था कि आप हिमालय चले गए। इसी क्या होता है ना, एक्टर थक जाता है, एक्टिंग करते करते थक जाता है, मूड आता है प्रोड्यूस करो, चलो प्रोड्यूस करो, मूड आया डायरेक्ट करो, तो डायरेक्ट भी किया हमने। नहीं तो आप हिमालय चले गए थे ना? उसके बाद नहीं किया ना, पहले हमने बनाई पिक्चर शगु का प्रोड्यूस की। अच्छा। तो प्रिजनर गोलकुंडा राइट किया, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, उसमें म्यूजिक भी दिया। अब वो हो गई फ्लॉप तड़ाक से। अब हम बड़े दुखी हो गए और अब दिल चाट गया। उन्होंने कहा बस अभी हम थोड़ा संन्यास लेते हैं। फिर अब हमें कोई 4-5 महीने विलायत घूमते रहे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहाँ। और उसके बाद सीधा हिमालय में निकल गए। हिमालय दर्रा खैबर से लेकर तो पूरा अपना गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में, तो योगियों से मिल, महात्माओं से मिल, कभी ऋषिकेश आश्रम में रहे, कभी इधर रहे, कभी योगा सीख, कुछ ये सीख वो सीख। तो ऐसे 17 बरस बिता दिए हमने इस तरह, 1954 से लेकर 1969 तक। जब ये गोल्डी मेरे पीछे पड़ा ना, जॉनी मेरा नाम है, काम करो, मैं कह नहीं भाई मैं रिटायर हो गया, मुझे काम नहीं करना। जबरदस्ती जनाब, एक महीना मेरे पीछे पड़ा और फिर मैंने पिक्चर साइन की। और जब कोई पिक्चर हिट होगी तो मुझे कुछ छोड़ता नहीं, मैं थोड़ा तो मुझे आराम करना, तो हो गया भाई बहुत, लेकिन छोड़ते नहीं, जबरदस्ती काम कराते हैं। तो मैं उनमें से कुछ पिक्चरें चुन लेता हूँ जब ट्यूनिंग वाली हो ना, ट्यूनिंग के प्रोड्यूसर, ट्यूनिंग के डायरेक्टर और ट्यूनिंग के आर्टिस्ट, ट्यूनिंग का सब्जेक्ट, ट्यूनिंग वाला रोल, ट्यूनिंग वाला मामला, उसमें काम करता हूँ। जब म्यूनसिपालिटी हो काम ही नहीं करता। अच्छा प्रेम जी, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक हीरो के नाते तो आपने एक शरीफ आदमी का काम किया। बहुत। अच्छा, उसके बाद एक लंबे गैप के बाद फिर जब आप आए तो बड़े खतरनाक किस्म के विलन के रोल में, और ये एक ही आप हैं और ये 2 तरह के जो किरदार आपको करने पड़ रहे हैं। एक अदाकार के नाते आप करते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी क्या है किस तरह के कैरेक्टर्स करने की? जैसे मेरी मर्जी तो है कि अच्छे अच्छे नोबल कैरेक्टर्स करने की। जैसे शोर में किया था, रोटी कपड़ा मकान में किया था, अच्छा। बॉबी में किया था, धर्मकर में किया, ज्ञानी जी है, सत श्री अकाल है। लेकिन जब मैं कमबैक किया जो विलन, उसमें मेरे गुरु पृथ्वीराज जी का बड़ा बड़ा हाथ है। अच्छा, वो क्या? कि वो विलन का रोल था और मेरा मूड ही नहीं था विलन का रोल करने का। एक तरफ कहा संन्यास, हिमालय, ये वो, और वो कहा विलन मेंटली में एडजस्ट नहीं कर पाता था। तो उनसे मैं एडवाइस लेता, गुरु थे मेरे, बहुत से नाते थे मेरे उनसे।
तो वो कहने लगे देखो वो तो हीरो का जमाना था, तुमने हीरो का किया, अब तो तुम कैरेक्टर आर्टिस्ट हो भाई, तुम्हें तो विलन का मिले विलन का करो, नोबल है बैड है, जिंदगी में अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, सबको पोर्ट्रे करना है। कहने लगे देखो मैं भी हीरो था किस जमाने में, कहने लगे सीता के जमाने से, कब से जमाने से, कहने लगे मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ आजकल, मुगल आजम में अकबर कर रहा हूँ, तो कभी किसी में विलन कर रहा हूँ, किसी में क्या कर रहा हूँ, किसी में कैरेक्टर हूँ, तभी तो लोग मुझे आज भी जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर चल रहा है फिर रहा है जा रहा है, नहीं तो हीरो बन के बैठ के रिटायर हो गए, कितने लोग सालों कौन किसको पहचानता, कौन आया कब गया, उनकी तो छोटी लाइफ होती है हीरोज की, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, बहुत लकी हुए तो 10-12 साल खींच गया, तो उसके बाद तो नहीं पड़ता ना, जवानी कब तक रहेगी, फूल है खिलता है मुरझा जाता है, तो आप कब तक जवान रहेंगे, चाहे लड़की हो चाहे हीरो चाहे हीरोइन है, तो उसके बाद फिर उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, डिफरेंट रोल्स में चाहे। अच्छा, काम में आपको पहले ज्यादा मजा आता था कि अब ज्यादा डिफरेंट? आजकल ज्यादा मजा आ रहा है, आजकल ज्यादा। तो क्या लड़कियों के पीछे गोल गोल घूमो, झाड़ के पीछे भी वही लफ्जीन वही डालो, यहाँ बोल रहे हैं नलिनी हेमंत के साथ वही मधुबाला के साथ बोल रहे हैं, टीना राय के साथ बोल रहे हैं, तो इसमें क्या वेराइटीज है। अच्छा, विलेन है तो उसमें कोई कैरेक्टर एक्टिंग है, तो इसमें क्या है कि यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। एक तो होता है ना जैसे कि एक होता है एक्टर जी, एक होता है स्टार जी, तो स्टार तो म्यूनसिपैलिटी में आज स्टार है, फिर नीचे उतर गया, ये गया ऊपर, ये नीचे है, फिर वो चलता सक्सेस के साथ। जब तक सक्सेस है, जब सक्सेस क्या है, टेम्पररी है, बबल लगा सी का जो बुलबुला होता है थोड़ा फूट गया, वो जो ट्रू आर्टिस्ट होता है, जो जेन्युइन आर्टिस्ट होता है, जो एक्टर होता है, तो वो क्या होता है उसके अंदर रोल के स्किन के अंदर घुस जाता है वो। तो ये जो आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो आज भी ऐसे मौजूद हैं, अशोक कुमार जी हैं, दिलीप कुमार है, राज कपूर है, देवानंद अभी भी चल रहे हैं, 30-40 साल से, प्राण जी हैं, तो ये लोग जो है ना, दे आर नॉट ऑर्डिनरी स्टार, ये असली में एक्टर हैं, और असली में आर्टिस्ट लोग हैं, सही, जो कि कैरेक्टर अंदर घुस जाते हैं, और अभी तक जो चल रहे हैं, उसके बाद हीरो भी थे, आज कैरेक्टर एक्टर भी है, तो उसको यू मस्ट बी स्टूडेंट ऑल योर लाइफ, और सीखते रहो और अपने काम को बहुत सीरियस लगो, वर्क इज वर्शिप। वाह वाह प्रेमनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा मजा आया इस वक्त आपसे बातें करके और वो बातें सुनकर। फ्लैशबैक मेमोरी में आप तो हमको ले गए, हमें भी आनंद आया, तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे और फिर अवश्य अवश्य शुक्रिया, थैंक यू। इंटरव्यू को सुनने के बाद शबी अब्बास साहब से प्रेमनाथ जी की बातचीत करने का लहजा सुनकर न जाने कितनी यादें ताजा हो गईं। जी मनीषा जी, प्रेमनाथ जी पर फिल्माया एक और गीत सुनने का मन कर रहा है, और क्यों ना एक ड्यूएट सुना जाए। अरे वाह, आपने तो जैसे मेरे दिल की बात कह दी जयंत जी। फिल्म बादल में एक बहुत रोमांटिक ड्यूएट है, दिल ने मुझसे अरे बड़ा ही खूबसूरत गाना। तो आइए इस बहुत ही मीठे से गीत को सुनते हैं। ऐ दिल मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, ऐ दिल मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। तारे गिने रात भर, जाने कब याद में सो गई, वो ख्वाब था मत भरा, जिसमें बेहोश में खो गई, कोई नींद में हमसे रूठ के हमको लूट के चल दिया, कोई नींद में हमसे रूठ के हमको लूट के चल दिया, ऐ दिल मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। खिड़की न छोड़ो खुली, प्यार के चोर है ताक में, कितनों की चोरी हुई मद भरी चांदनी रात में, ऐसे मर्द की दिल के दर्द की, दिल का दर्द ही है दवा, ऐसे मर्द की दिल के दर्द की, दिल का दर्द ही है दवा, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। ऐ दिल मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ।
बादल फिल्म का ये युगल गीत हमने श्रोताओं को सुनवाया और याद किया जाने माने अभिनेता प्रेमनाथ को। आपका स्मृति दिवस 3 नवंबर को। और श्रोताओ, ये नवंबर के महीने की जो शुरुआती तारीखें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हैं। इन तारीखों के साथ कभी कभी लगता है जैसे फिल्म इंडस्ट्री की जो तवारीख है या जो इतिहास है, वो भी इन तारीखों में जन्मे कलाकारों ने लिखी है। एक ऐसा ही चमकीला नक्षत्र सिनेमाकाश का, और वो है फिल्मकार सोहराब मोदी। पारसी थिएटर के शुरुआती दिनों में बहुत ही उसके उत्थान में और उसके संवर्धन में बहुत मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार सोहराब मोदी। जब फिल्में आई तो वो भी उसी अंदाज में आई सोहराब मोदी साहब की। बिल्कुल। और सोहराब मोदी साहब की डायलॉग डिलीवरी का क्या कहना, उसे सुनकर तो आज भी जैसे रोमांच पैदा हो जाता है। एक स्टाइल, एक पर्सनालिटी, क्या खूब शख्सियत। इस शख्सियत के बारे में श्रोताओं हम अधिक कुछ आपसे कहेंगे नहीं, क्योंकि हम जो अब आपको प्रोग्राम सुनवाने वाले हैं वो पूरी तरह से सोहराब मोदी साहब की फिल्म यात्रा और उनकी शख्सियत को ही समर्पित है। आप समझ गए मैं किस कार्यक्रम की बात कर रही हूँ? जी हाँ मनीषा जी, हमारे श्रोता सुनने वाले हैं भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, इस कार्यक्रम का वो अंक जो केंद्रित है फिल्मकार सोहराब मोदी पर। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को और याद करते हैं महान फिल्मकार सोहराब मोदी को। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी पर केंद्रित कार्यक्रम। जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बाग बहार है, जो अपने लिए नगमे साज और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। ये बुलंद आवाज, संवाद अदायगी का अनूठा अंदाज पहचान है सोहराब मोदी की। क्योंकि मैंने अपना इब्तदाई दौर स्टेज के ऊपर गुजारा था। आप हैं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सोहराब मोदी। मुझे स्टेज क्राफ्ट के साथ ज्यादा दिलचस्पी भी रही और स्टेज क्राफ्ट के अंदर जो कुछ मालूमात होनी चाहिए थी वो मैंने मिलाई। और मैं अपनी पिक्चरों में ड्रामेटिक फोर्स हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। और यही वजह है कि मैं एक कॉमन या छोटी सी कहानी इतनी अच्छी तरह पेश नहीं कर सकता हूँ जितनी अच्छी तरह से दूसरे डायरेक्टर्स पेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे सामने कोई हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स, बिग कैनवास की सब्जेक्ट हो जहाँ पर मुझे काफ़ी गुंजाइश मिले दौड़ने के लिए, वैसी जगह के ऊपर मेरी सब्जेक्ट्स अक्सर कामयाब होती है। सोहराब मोदी एक ऐसे शख्स जिनका कद था लगभग 6.25 फुट, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, शेर जैसी बुलंद आवाज के धनी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में जैसे ही अभिनेता सोहराब मोदी की बुलंद आवाज पर्दे पर गूंजती, दर्शक रोमांचित हो उठते। ये बुलंद आवाज प्रतीक थी मिनर्वा मूवी टोन बैनर की। इस बैनर के संस्थापक थे 2 नवंबर 1897 को एक पारसी परिवार में जन्मे सोहराब मोदी। जो आदमी दुश्मन को माफ नहीं कर सकता वो कायर है। मगर राज्य जोशी पंडित प्रताप आदित्य ने कहा था कि 70वीं लड़ाई में महाराज के हार जाने का भय है। अगर एक आदमी 100 बार जीत कर एक बार हार जाता है, इसमें हर्जी क्या है? मगर राजकुमार भोज अगर यहाँ होते, राजकुमार भोज यहाँ होता तो क्या वो मुझसे कह सकता था कि इसे क्षमा न करो? ये तुम्हारी भूल है कविराज। राजों के राज, छत्रपति सरताज पृथ्वी वल्लभ, तेरी सदा ही सोहराब मोदी के पिता उत्तर प्रदेश की रामपुर रियासत के नवाब के यहाँ मुलाजिम थे। किस्मत उन्हें बंबई ले आई।
परेल के एक स्कूल से मैट्रिक पास की। सन 14 में। मैं स्टूडेंट हूँ न्यू हाई स्कूल का। उन दिनों में वो न्यू हाई स्कूल के नाम से मशहूर थी और उनके प्रिंसिपल्स थे मिस्टर मर्जमान एंड मिस्टर बर्डा। लेकिन मिस्टर बर्डा के गुजर जाने के बाद मिस्टर मर्जमान ने उसको बर्डा न्यू हाई स्कूल का नाम दिया। आप हैं सोहराब मोदी। तो जब मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की और मैट्रिकुलेट होकर बाहर निकला तो मैं अपने गुरुओं को, मर्जबान जी को नमस्ते करने गया। मैंने कहा कि मास्टर जी, आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सी लाइन इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं कॉलेज एजुकेशन ले सकूं। तो उन्होंने सोच के कहा कि मिस्टर मोदी, looking to the quality of your voice, I think you should either be a politician or an actor. भगवान, आज मेरी जीत ने मेरा सिर संसार में फिर ऊपर उठाया है, इसलिए आज मैं तेरे सामने फिर अपना सिर झुकाता हूँ और तुझसे वर मांगता हूँ कि मेरा सिर संसार में कभी न झुके और मैं शर्म से मुरझाया हुआ मुंह लेकर तेरे सामने कभी ना आऊं। मैं सेसिल बी डेमिल की अंग्रेजी फिल्में बहुत देखा करता था तब, और उनसे मुतासिर होकर मैं अपने देश की तवारीख पर गौर करने लगा। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि हमारे देश को ऐसी फिल्मों की बहुत जरूरत है। आप हैं सोहराब मोदी। अपने देश की जनता को जगाने के लिए, देश के बच्चों को देश की महानता का ज्ञान कराने के लिए यही एक जरूरी और कारगर मीडियम था, ताकि वे अपनी तवारीख से अनजान न बने रहें। बिल्कुल सही फरमाया आपने मोदी साहब। दूसरी बात यह कि तवारीखी फिल्म का कैनवास जितना बड़ा है, सोशल फिल्मों का नहीं। मैं हमेशा बड़े कैनवास पर तस्वीरें खींचने का कायल रहा हूँ। ये वजह भी मुझे इस ओर ज्यादा खींचती रही। तीसरी वजह यह कि हर कलाकार अपनी कला के पनपने के लिए अधिक से अधिक स्कोप चाहता है, जो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्मों में ही मिल सकता था मुझे। ठाकुर, तुम मुझे कायर मत समझो। मैं भी एक सिपाही हूँ, राजपूत हूँ। मैं कानून का साथ हटदर्मी नहीं करूंगा। न्याय को पुकारने से पहले ही अगर तुम इस दुनिया से उठ गए तो मैं न्याय को पुकार कर उसे तुम्हारी दुहाई सुना दूंगा। फिर जो भी कानून मंगल के साथ चुकाए। मंगल में तुम्हारा खून है ठाकुर। मंगल की जिंदगी पर तुम्हारी पुश्तों के नाम खुदे हुए हैं। ये बात तुम भूल जाओगे? नहीं, पर जानते तो हो कि बहादुर अपनी बात से कभी नहीं फिरते, और मुझे अपनी बहादुरी पर विश्वास है। अभिनय की दुनिया में सोहराब मोदी की शुरुआत हुई बड़े भाई रुस्तम मोदी की संस्था स्टेज फिल्म कंपनी से। हैमलेट, इत्तेफाक और सेल ऑफ अ डॉटर की प्रस्तुतियों से उन्हें भरपूर सराहना मिली। सच पूछिए तो मुझे तो ज्यादा संतोष स्टेज पे मिला। आप हैं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सोहराब मोदी। लाइव ऑडियंस के सामने जब एक एक्टर काम करता है और उसके डायलॉग पे या उसके एक्शन पे या उसके एक्सप्रेशन पे सामने से उसको दाद मिलती है, जिंदा दाद जिसे कहते हैं, वो मिलती है। वो स्क्रीन पे आप लाखों तालियां आपको मिले, फिर भी उसका वो मुकाबला नहीं कर सकता जो मुकाबला 2000 आदमी या 500 आदमी देख करके आपको उसी वक्त अपलॉड करते हैं। 1931 में बोलती फिल्मों की शुरुआत हुई तो फिल्मों के प्रति सोहराब मोदी का आकर्षण भी गहरा हो गया। उन्होंने स्टेज फिल्म कंपनी के परचम तले अपने हिट नाटक हैमलेट का फिल्मीकरण किया। प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो की मां नसीम बानो की ये पहली फिल्म थी जो 1935 में प्रदर्शित हुई थी। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली। अगले साल यानी 1936 में उन्होंने अपने बैनर का नाम बदलकर रख दिया मिनर्वा मूवीटोन। मिनर्वा मूवीटोन के बैनर तले उन्होंने निर्माण किया फिल्म सईदे हवस का। रोम के प्राचीन आख्यानों में कला और व्यवसाय की देवी को मिनर्वा के नाम से जाना जाता है, लेकिन बैनर का नाम बदलने के बावजूद उनके बैनर की ये पहली फिल्म कोई चमत्कार नहीं दिखा पाई। सोहराब मोदी ने महसूस किया कि दर्शक न्यू थिएटर्स कलकत्ता की फिल्म देवदास
और वी शांताराम की फिल्म दुनिया ना माने को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि लोगों की पसंद अब बदल रही है। उस दौर में भी मदिरापान एक ज्वलंत समस्या थी। महिलाएं नशे के खिलाफ आंदोलन भी कर रही थीं। सोहराब मोदी ने आम आदमी की दुखती रग और दर्द को पहचान लिया। नशे की ये लत आम आदमी के दाम्पत्य जीवन पर भी असर डाल रही थी। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को केंद्र में रखकर सोहराब मोदी ने एक साथ 2 फिल्में बनाई और निर्देशित भी की। ये फिल्में थीं मीठा जहर और तलाक। दोनों ही फिल्मों की नायिका थीं नसीम बानो। फिल्म मीठा जहर के नायक खुद सोहराब मोदी थे, जबकि फिल्म तलाक के नायक थे गजानन जागीरदार। मीठा जहर और तलाक, इन दोनों फिल्मों को दर्शकों की खूब सराहना मिली। बस यहीं से यानी सन 1938 से सोहराब मोदी के फिल्मी सफर ने रफ्तार पकड़ ली। अगले 31 वर्षों तक सोहराब मोदी के बैनर मिनर्वा मूवी टोन के तले 32 फिल्मों का निर्माण हुआ, जिनमें से 22 फिल्मों के निर्देशक खुद सोहराब मोदी थे। इनमें प्रमुख फिल्में थीं पुकार, भरोसा, सिकंदर, पृथ्वी वल्लभ, शीश महल, शमा, झांसी की रानी, मिर्जा गालिब, कुंदन, राजहट, नौशेरवान आदिल, जेलर और मेरा घर मेरे बच्चे। चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी, आंखें हैं उसकी चंचल सितारे, बिजली से उजली उसकी जवानी। चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में रहती एक रानी। 1969 में आई सोहराब मोदी द्वारा निर्मित, निर्देशित और अभिनीत आखिरी फिल्म समय बड़ा बलवान। सोहराब मोदी का बचपन रामपुर रियासत के नवाब के आलीशान महल में बीता था। वहां की स्मृतियां उनके दिल पर दस्तक दे दे कर मानो उन्हें ये कहती कि हमारी भव्यता और सुंदरता को करोड़ों देशवासियों तक पहुंचाओ, तब हम मानेंगे कि तुम एक महान फिल्मकार हो। अपने बचपन की स्मृतियों की पुकार को सुनते हुए सोहराब मोदी ने निर्माण किया फिल्म पुकार का। इस फिल्म को महान कृति बनाने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गीत, संवाद और कहानी लिखने के लिए सोहराब मोदी ने चुना अमीर हैदर कमाल अमरोही को। अन्नदाता, मंगल की जिंदगी का सवाल मेरी जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी का सवाल है जिसने शाह के इशारों पर अपने खून की छींटें उड़ाई हैं, जिसने शाही हुक्म बजा लाने के लिए तलवारों की धारों पर अपने सीने को टेक टेक दिया है, जिसने शाही बाग की पच के लिए तीरों की नोकें टेढ़ी कर दी है, जिसके बाप दादों की हड्डियां सल्तनत की 4 दीवारी में गड़ी हुई हैं, जिसके बाप दादों ने सल्तनत को अपने खून की घुट्टी पिलाई है, जिसके बाप दादों ने अपना लहू बहाकर हुकूमत की खेती सींची है। ये उसकी जिंदगी का सवाल है जिसके बाप दादों की लाशों पर हुकूमत की नींव रखी गई है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें सहकर अपने फर्ज को जिंदा रखता रहा है, जिसने बड़ी जान जोखों से शहंशाह का नमक हलाल किया है। संग्राम सिंह, आलमपना, जामे से बाहर मत हो। हम तुम्हारे कहे को तस्लीम करते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि इंसाफ की हद तक से खिदमत की इज्जत नहीं हो सकती। हम इंसाफ कर चुके, ये हमारे आखिरी अल्फाज हैं। ये आपके आखिरी अल्फाज हैं। आखिरी अल्फाज। मेरी आस का आखिरी तार जो हिलकर रह गया था वो भी टूट गया। मंगल सिंह, तुमने जो बोए थे बाप तुम्हें गेहूं कैसे काट के दे दे। फिल्म पुकार का एक गीत जबरदस्त हिट हुआ था। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है। इसे अपनी दिलकश आवाज से नवाजा था बला की खूबसूरत अभिनेत्री नसीम बानो ने, और ये गीत फिल्माया भी उन्हीं पर गया था। का
इस फिल्म की सफलता ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। उनके हौसले और भी बुलंद हो उठे। अपनी अगली फिल्म में सिकंदर की भूमिका के लिए सोहराब मोदी ने चयन किया भारी भरकम आवाज के धनी अपने जिगरी दोस्त पृथ्वीराज कपूर का। फिल्म सिकंदर में पोरस बने खुद सोहराब मोदी। आपने देखा अलेक्जेंडर की ताकत कितनी बड़ी है, जिसने आपको एक दिन में पता कर लिया। हमें आपकी ताकत ने पता नहीं किया, आपके धोखे ने पता किया है। अगर आपकी ताकत ही इतनी बड़ी थी तो आप दिन के उजाले में दरिया को पार क्यों नहीं किया? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। राजदूत का भेष बनाकर आए हुए बादशाह को मारना जायज है या नाजायज? ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया था और ये आपकी गलती थी। हम ऐसी गलतियां 1001 बार करके कायद हो जाएं और उसके बाद हमें फिर मौका मिले तो हम फिर ऐसी गलती करने से बाज ना आएंगे। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम हमने आज तक आप जैसा जाबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों को जीता भी है, मगर तीर और तलवार की सौगंध आप जैसा ओछा और शेखी खुर आज तक नहीं देखा। दोनों फनकारों का कोई जवाब न था। दोनों ही बुलंद आवाज थे। कांटे की टक्कर हुई थी दोनों में। नतीजा रहा बहुत शानदार और बहुत जानदार। थिएटरों में हाउसफुल के बोर्ड लग गए। लोगों ने इस फिल्म को बार बार देखा। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पृथ्वीराज कपूर और सोहराब मोदी की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। 1939 में पृथ्वी वल्लभ के प्रदर्शन के दौरान सोहराब मोदी की मुलाकात हुई सूरत के नवाब इब्राहिम खान की खूबसूरत बेटी महताब से। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, लेकिन इसका इजहार करने में उन्हें 3 बरस लग गए। सोहराब मोदी की सभी फिल्मों में से सबसे ज्यादा उल्लेखनीय फिल्म है झांसी की रानी। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसी पर दे देंगे हम जान। 6 जनवरी 1953 को प्रदर्शित ये फिल्म हिंदुस्तान की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। वैसे तो इस फिल्म का विषय अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सोहराब मोदी के दिलो दिमाग में घूम रहा था, लेकिन ये कल्पना कागज पर उतरी सन 1947 में। सोहराब मोदी ने अपनी रिसर्च टीम ग्वालियर, सागर, कालपी, चंदेरी, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसे शहरों में भेजी। करीब 70 इतिहासकारों से मिलने के बाद उन्होंने 3500 पन्नों की अपनी रिसर्च रिपोर्ट सोहराब मोदी को सौंप दी। फिल्म में महताब, सोहराब मोदी, मुबारक, सप्रू, उल्लास और राम सिंह जैसे 12 मुख्य कलाकारों के अलावा 32 सह भूमिकाओं के लिए 1400 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। युद्ध के दृश्यों के लिए 21,000 पुरुष, 4,200 महिलाएं और 200 बच्चे इस फिल्म का हिस्सा बने। इनके अलावा 560 घोड़े, 300 ऊंट, 2 हाथी और 50 बैलगाड़ियां, 3,600 तलवारें, 600 बंदूकें, 1,000 ढाल, 1,000 भाले और 11,500 किलो बारूद इस फिल्म के लिए इस्तेमाल हुआ। इस हिमालय है भारत का, कमल तक जन्मत रात, मारवाड़ बंगाल बुझाए, छाती है झांसी खान, आग लगी जब छाती में तो उठा एक तूफान। साठ साल पहले बनी इस फिल्म पर 75 लाख रुपए खर्च किए गए थे। समीक्षकों ने तो इस फिल्म की खूब तारीफ की, लेकिन दर्शकों ने इसे पसंद नहीं किया। सोहराब मोदी के हौसले सेना के जवान की तरह अभी भी बुलंद थे। उन पर
बेहतर काम करने का जुनून सवार रहता था और वो जुट गए अपनी अगली फिल्म के निर्माण में, और वो फिल्म थी मिर्जा गालिब। फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया। सुरैया और भारत भूषण के शानदार अभिनय से सजी इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। मिर्जा गालिब की बेजोड़ शायरी को गुलाम मोहम्मद की कर्णप्रिय संगीत लहरियों ने इस कदर संवारा कि फिजाओं में ये गीत मचल उठे। सन 1954 में आई फिल्म मिर्जा गालिब के गीत आज भी लोकप्रिय हैं। अच्छी फिल्मों की हौसला अफजाई के मकसद से साल 1954 से सरकार ने नेशनल अवार्ड देने की परंपरा शुरू की। 1954 में यह अवार्ड दिया गया मराठी फिल्म श्यामची आई को, और इसके अगले वर्ष फिल्म मिर्जा गालिब को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और इस तरह सोहराब मोदी किसी हिंदी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले निर्माता निर्देशक बने। में मिनर्वा मूवीटोन के बैनर तले निर्मित लेकिन नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म वारिस के गीत बहुत लोकप्रिय हुए। इस फिल्म की एक खासियत ये थी कि फिल्म के नायक और नायिका गायक और गायिका भी थे, और ये जोड़ी थी तलत महमूद और सुरैया की। कब चोरी चोरी आई है बहार के मन का शिकार, राही मतवाले। अगले 4 वर्षों में मिनर्वा मूवीटोन द्वारा निर्मित 5 फिल्में प्रदर्शित हुई। 1955 में घर घर में दिवाली और कुंदन, 1956 में राजहट, 1957 में नौशेरवान आदिल और 1958 में जेलर। सोहराब मोदी ने अपनी फिल्मों में गीत संगीत को हमेशा तवज्जो दी। उनकी हर फिल्म में गीतकार संगीतकार बेशक बदलते रहे, लेकिन उनकी फिल्मों के गीत लोकप्रिय होते ही रहे। सन 1956 में प्रदर्शित फिल्म राजहट के लिए सोहराब मोदी ने लिया संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को, और गीतकार थे हसरत जयपुरी। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में बात दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। सन 1957 में आई फिल्म नौशेरवान आदिल। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई
राजकुमार और माला सिन्हा ने। सोहराब मोदी ने संगीतकार के रूप में अनुबंधित किया उस दौर के एक से बढ़कर एक सुपरहिट संगीत देने वाले संगीतकार सी रामचंद्र और गीतकार परवेश शमसी को। गीतकार और संगीतकार की इस जोड़ी ने फिल्म संगीत की दुनिया में धूम मचा दी। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। सोहराब मोदी को एक निर्माता निर्देशक के रूप में असफलता का सामना भी करना पड़ा। 1959 में प्रदर्शित दो गुंडे और 1960 में प्रदर्शित फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे ज्यादा सफल नहीं रही। आर्थिक रूप से बुरी तरह टूट चुके थे सोहराब मोदी। बहारों से पूछो मेरे प्यार को, तुम्हारे तराने हम गा रहे हैं। नज़ारों से पूछो मेरे प्यार को, तुम्हारे लिए हम जी जा रहे हैं। नज़ारों से पूछो। 9 साल के अंतराल के बाद यानी 1969 में प्रदर्शित हुई फिल्म समय बड़ा बलवान, इसमें भी सोहराब मोदी और मेहताब थे, लेकिन चरित्र भूमिकाओं में। 1938 में सोहराब मोदी ने जिस कमाल अमरोही को अपनी फिल्म जेलर से ब्रेक दिया था, उसी कमाल अमरोही ने सोहराब मोदी को उनके बुरे दिनों में अवसर दिया निर्देशन का। ये फिल्म थी मीना कुमारी की अमर कहानी। भारतीय सिनेमा में सोहराब मोदी के योगदान को देखते हुए 82 वर्ष की उम्र में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष था 1979। कमाल अमरोही की दोस्ती ने एक कमाल और दिखाया। अपनी फिल्म रजिया सुल्तान में सोहराब मोदी को एक प्रमुख किरदार करने के लिए अनुबंधित किया। आधी सदी तक फिल्म के पर्दे पर दर्शकों को रोमांचित करने वाली ये आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख शील कुमार शर्मा, निवेदक राजीव वर्मा और दिशे दुग्गल, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, इस कार्यक्रम का वो विशेष अंक हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, जो केंद्रित था सोहराब मोदी साहब पर, जिनका जन्म दिवस होता है 2 नवंबर को। हमने उन्हें याद किया। और अब हमारी विविधा का ये अंक समाप्त होने की कगार पर आ चुका है श्रोताओं। उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में शामिल इन तमाम बुलंद शख्सियतों पर हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वक्त तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।